एनारोबिक रेस्पिरेशन में थोड़ा सा लैक्टिक एसिड, जब आपने बंद कमरे में आप योग कर रहे हैं, बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी, या बंद कमरे में आप सो रहे हैं जिसमें आपने हीटर और लगा लिया रात में और बिल्कुल शुद्ध हवा नहीं आ रही है, प्योर एयर, तो क्या होता है, क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गया एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया। अब आप जब ये गैसेस नाक से ले रहे हैं एयर में, तो बॉडी में भी हमारी ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम हुई, हल्की सी भी कम हुई, तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ये कब होता है, जैसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं कभी, तब आपने देखा होगा मसल में एकदम कैच आ जाता है, एकदम से दर्द उठ जाता है, तो उसका कारण क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड, लैक्टो एसिडोसिस हो जाता है उस हिस्से में, कुछ पार्ट में, और पानी की भी कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो सेल्स को डैमेज करता है। इसी तरह सेल्स आखिरी में डैमेज किस लिए हो रहे हैं, इसको बोलते हैं हम, जो भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज, इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल्स। ये वर्ड आप ध्यान रखें, फ्री रेडिकल्स आर द कॉज फॉर डैमेजिंग द हेल्दी सेल्स ऑफ द बॉडी। और इसको हम न्यूट्रलाइज कैसे करें, एंटीऑक्सीडेंट, जो आपने खूब सुना होगा वर्ड एंटीऑक्सीडेंट, हाई ऑक्सीजन जो बॉडी में बढ़ाए। जैसे एंटीऑक्सीडेंट फूड क्या होते हैं, याद करें, आंवला, हम त्रिफला बोलते हैं, आंवला हरडे बहेड़ा, आंवला इज द मोस्ट एंटीऑक्सीडेटिव फूड। इसी तरह से हमारा और क्या क्या होते हैं, एप्पल में अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, अनार में अच्छे होते हैं, इवन अनियन, प्याज भी एंटीऑक्सीडेंट अच्छा होता है नेचुरली। हाँ, प्याज, अनियन, आपने देखा होगा प्याज को काट के थोड़ी देर आपने रख दिया खुले में, इमीडिएट क्या हो जाता है, काला हो जाता है, और ऐसे प्याज काट रहे हैं आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। सो वेरी रिएक्टिव, तो इसीलिए कहा जाता है प्याज थोड़ा सा भी बासी हो गया तो उसको नहीं खाना है, इट विल कॉज द इन्फेक्शन। आपने कटा हुआ प्याज, कहीं होटल में गए, सुबह का प्याज कटा हुआ है और शाम को आपको दिया उसने सलाद के रूप में, तो ये आपके लिए नुकसान कर सकता है, क्योंकि वो तो पूरा ऑक्सीडाइज हो गया, जितना नेगेटिव बैक्टीरिया, वायरस है, पैथोजन से वो उसने एब्जॉर्ब कर लिए हैं, उसका न्यूट्रिशन तो चले गया, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट ही चले गया है। तो मैंने ये आपको इसलिए बताया कि फूड के रूप में, खाने में हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जितना हम ताज़ा फल सब्जियां खा रहे हैं, दे आर एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड। जितना हम ताज़ा जूस पी रहे हैं, मान लीजिए चुकंदर गाजर का जूस पी रहे हैं आप, पेठे का रस, एशगर्ड, पेठा, कुंबलकाई रस, कर्नाटक में कुंबलकाई बोलते हैं, तो कुंबलकाई रस, तो ये आप ले रहे हैं, तो दिस इज रिच विद एंटीऑक्सीडेंट्स, इट इज वेरी मच एंटी इन्फ्लेमेटरी, बॉडी के अंदर पित्त को भी कम कर रहा है और वात को भी बैलेंस कर रहा है, और आपके जो टॉक्सिन्स हैं उसको भी लिवर से, अपनी आंतों से, अपनी यूरिन से, किडनी के थ्रू वो निकाल रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है किसी भी बीमारी में, मैं एक बीमारी नहीं, सब बीमारियों की जो रूट कॉज है वो कहीं ना कहीं इरेगुलर दिस इन्फ्लेमेशंस इन द बॉडी है, और उसका कॉज है डाइट, या फिर आपका माइंड के थॉट्स, या लैक ऑफ एक्टिविटी और एक्सरसाइज और योग। ये तीन चीज हमारे मुख्य रीजन है। ओके, तब डाइट में सुबह का आप गलत क्या क्या खाते हैं, कि आप खुद ही बताएं। सुबह सुबह नाश्ते में बहुत हैवी फूड, 7:30 बजे लोग बहुत फ्राइड, जैसे अब कर्नाटक में आपने वड़ा खा लिया सुबह सुबह, सांबर वड़ा, इट इज नॉट आइडियल। इडली इज हेल्दी, इडली एंड चटनी आपने खाई है ना, नीर डोसा, रागी डोसा खाया, दैट इज हेल्दियर ऑप्शन ऑफ द ब्रेकफास्ट। इंस्टेड यू टेक ऑल द फ्राइड फूड इन द मॉर्निंग, दैट इज नॉट आइडियल। ओके, उसके बाद आपने चाय फिर से पी, कॉफी फिर से पी, चाय कॉफी बार बार, दिन भर में जो 5-6 बार अगर चाय कॉफी पी रहे हैं, इवन छोटा छोटा पी रहे हैं, तो दैट इज नॉट हेल्पिंग योर बॉडी टू हील इन एनी वेज, दैट इज मेकिंग योर बॉडी मोर एसिडिक, मोर, एंड यू आर गेटिंग डिहाइड्रेशन इन द बॉडी, वाटर कंटेंट बॉडी में कम हो रहा है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो डायूरेटिक, कैफीन भी, और इवन टी भी, आपने देखा टी के बाद यूरिनेशन होता है, तो बॉडी में वाटर की, सेल्स में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसके कारण भी हमारा वात पित्त का इम्बैलेंस होता है, एंड वी गेट टू प्रोन फॉर एनी काइंड ऑफ डिसीजेस। ओके, गॉट द बेसिक पॉइंट। तो ये हुआ, उसके बाद फिर आपने लंच में भी आपने बाहर का खाया, ठीक है। शाम का इंपॉर्टेंट है, शाम को 5-6 बजे आइडियली क्या होता है, पहले क्या होता था 2 मील्स अ डे,
जो हमारे पूर्वज थे भारतीय संस्कृति में, हमारे यहाँ जो खाना भोजन की पद्धति रही है वो आइडियल रही है। नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार 2 मील्स अ डे, सुबह आपने 9-10 बजे सूर्योदय से 3 से 4 घंटे में आपका जठराग्नि मैक्सिमम होती है। जब आपने सुबह योग कर लिया 1.5-2 घंटे और उसके बाद आपने स्नान और पूजा पाठ इत्यादि करा, आप नाश्ते के समय अगर भोजन ले लेंगे पूरा 2 या 3 चपाती जो भी आपको खानी है, सब्जी दाल और अपना दही छाछ जो भी एक अच्छे से मील, और शाम को आपने सूर्यास्त से 1 घंटे पहले या आधा घंटा पहले, लगभग 6 बजे 7 बजे है तो 6:30-6 बजे अगर पूरी तरह से खाना आहार ले लिया तो ये आपके लिए आइडियली बेस्ट है। इसी को आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपने वर्ड सुना है इंटरमिटेंट फास्टिंग, दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू दिस, जिसमें हमने खाना नहीं खाने की विंडो ज्यादा रखी है। इंटरमिटेंट में कैसा है, लगभग आपने जो खाना है वो 8 घंटे में खा लो, सुबह 9 बजे खा लें आप और शाम को 5 बजे खा लें, और उसके अलावा शाम को 5 से सुबह 9 बजे के बीच आप कुछ आहार ना लें। आप कुछ लिक्विड ले सकते हैं, जल जो अपना मेडिकेटेड वाटर है, कुछ आपने सूप इत्यादि ले लिया तो उसके अलावा कोई अन्न नहीं खाया, आपने कोई फल नहीं खाया, तो बॉडी इस समय में क्या कर रही है, अपना नेचुरल मेटाबॉलिज्म बढ़ा रही है और जो आपने फूड खाया है उसको अच्छे से कंज्यूम कर रही है, जठराग्नि उसको बर्न करके उससे न्यूट्रिशन ले रही है पूरा, और साथ साथ क्या कर रही है, अपनी जितनी गंदगी है टॉक्सिन्स है बॉडी में, मान लीजिए सेल्स में लिवर्स में, उसको भी नेचुरली वो मल के द्वारा, यूरिन के द्वारा, पसीने के द्वारा, श्वास के द्वारा, ये 4 जो चैनल्स हैं इसके द्वारा अपने शरीर से टॉक्सिन्स को भी पूरी तरह से निकाल रही है, गंदगी को। सो दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। अभी आपने बहुत सारे इसके सुने होंगे, अभी रिसेंटली नवजोत सिद्धू जी ने बताया था उनकी वाइफ का कैंसर क्योर हुआ, तो उन्होंने क्या किया, ये नेचुरल है अपना, और अपनी भारतीय संस्कृति में तो इंटरमिटेंट ही करते थे पहले लोग। पहले जो खेती बाड़ी करने में हमारे पूर्वज थे, दादा दादी ये लोग, तो वो लोग तो इसी को खाना खाते थे, सुबह 10-11 बजे भोजन कर लेते थे, फिर खेत पे जाते थे, अपना थोड़ा बहुत सलाद खा लिया या ताजा फल खा लिया, देसी फल जो भी आ रहा है, और शाम को आके अपना 5-6 बजे खाना खा लिया, और 8-9 बजे तो 8 साढ़े 8 तो सो ही जाते थे। तो वो आइडियल लाइफस्टाइल थी तब, इसलिए एज भी 100+ ईयर्स होती थी और फिटनेस हमेशा होती थी। कोई बीपी, शुगर, थायराइड, डायबिटीज या फिर जोड़ों का दर्द, पाचन समस्या इतना नहीं होती थी, एक्टिविटी भी उतनी होती थी, शारीरिक श्रम, दैट इज ऑल्सो की पॉइंट। इफ वी आर नॉट डूइंग इक्वल एक्सरसाइज as per we are taking food 3 times in a day, then we are harming the body. Don't take food if you are not exercising. Take less amount food, take light food, soup, take liquids, optimal liquids, or very light food like oats, like jaw ka dalia, like idli in the breakfast or lunch. Very light and healthy, easily digestible food like fruit that can be taken. Okay, so that is the base idea about the food. So and evening having the heavy meal, शाम के समय सूर्यास्त के बाद जितना आप खाते हैं वो शरीर में टॉक्सिक लोड बढ़ाता है। तो नॉर्थ इंडिया, इवन इन साउथ मेनी प्लेसेस, पीपल आर हैविंग मेन मील इन द नाइट, मेन मील, सुबह भी नाश्ता किया नहीं किया, चाय पी के निकल गए काम पे, लंच किया नहीं किया, चलते फिरते या कुछ थोड़ा सा खा लिया बाहर का, नॉट आइडियल। शाम को अंधेरा होने के बाद लेट नाइट घर आ रहे हैं 8-9-10 बजे, देन हैविंग अ हैवी मील, 4-5 रोटी, दाल चावल और सब्जी, और उसके साथ कई लोग दही भी ले लेते हैं रात को, दही और छाछ, है ना। और खाने के बाद कई लोगों की हैबिट होती है चाय, बहुत सारे पेशेंट खाने के बाद भी चाय लेते हैं। तो जो भी आपने खाया है उसको आपने पचाने से फिर रोक लिया, तो क्या होएगा, जब खाना खाया वो पचेगा नहीं तो क्या, टॉक्सिन बढ़ेगा, सड़ेगा, गैस बनेगी, फ्लैचुलेंस होएगा, आंतों में गंदे बैक्टीरियाज की ग्रोथ होएगी, लॉन्ग टर्म में वो आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगा। तो आइडियली भूख भी लगे पर बहुत अत्यधिक रात्रि हो गई तो हल्का कुछ ले लें, जैसे कि सूप हल्का है, बहुत जल्दी बन जाता है सूप, बहुत हल्की चीज, या कुछ नहीं तो आप थोड़ा सा पपीता ले सकते हैं रात को 9-9:30 बजे, अगर इतनी लेट खाना है। तो आइडियली खाने का समय शाम का है 6 से 8:30, कोशिश करें 8:30 के बाद हम कुछ भी अन्न तो कभी नहीं लें, इसका एक नियम बना लें। तो ये बेसिकली आयुर्वेद में, स्वास्थ्य में ये सब छोटे छोटे नियम दे रखे हैं कि
मौसम के अनुसार, जगह के अनुसार हम इसका पालन करेंगे तो हम उस सीजनल बीमारी से भी बचेंगे और एक लंबी बीमारी जो अभी हमें पता नहीं है हमारे शरीर में डेवलप हो रही है उससे भी हम बचेंगे। क्लियर है? तो अब मैं आपको बताता हूँ थेरेपी प्रोटोकॉल, थोड़ा सा मैं एक आइडिया देता हूँ आपको कि किस प्रकार से हम थेरेपी एक एक बीमारी का दे रहे हैं, होलिस्टिक जो अपना इंटीग्रेटेड मेडिसिन है। तो उससे आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा कैसे अब बड़ी बीमारियों को कंट्रोल में करके रिवर्स कर पाते हैं। थोड़ा सा तो मैंने आइडिया दिया ही था। अब जैसे हार्ट के लिए अपन बात कर रहे थे, तो अब हार्ट पेशेंट है, मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, हमारे पास आए, उसका हमने नाड़ी परीक्षण किया, उसको हमने पूरा काउंसलिंग करके उसका रूट को समझा कि आपको क्या है, नींद आने की समस्या है, कुछ एंजाइटी है, या घर में कुछ इंसिडेंट हो गया था, मन में हमेशा एक संशय डर ये बना रहता है। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ मानसिक तौर पे, तो उसको पहले हम ट्रीट करने का प्रयास करते हैं और उसमें अपनी योगा थेरेपी सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो परम पूज्य गुरुदेव रोज सुबह हमारा 5 से 7:30 समय इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक योगा थेरेपी, जिसमें हम अपने शरीर का जो बीमार हिस्सा है उसके बारे में भी वर्क कर रहे हैं। जैसे डायबिटीज है तो हम मंडूकासन कर रहे हैं या योग मुद्रासन कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, कपालभाति या भस्त्रिका श्वास का भी हम प्रक्रिया कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है इसमें कि हमारा लिवर, हमारा पैनक्रियास और हमारी आंतें, इन तीनों को हम बल प्रदान करें, इन तीनों का फंक्शन को एनहांस करें। तो मंडूकासन में जब हम कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं जब पेट में, तब हमारा पैनक्रियास का भी काम इंप्रूव हो रहा है, हमारा बीटा सेल्स का इंसुलिन सिक्रीशन नेचुरली, फास्टिंग इंसुलिन हमने टेस्ट किया कई रोगियों का सुबह के टाइम, और वो बढ़ा, नेचुरली एनहांस हो रहा है। सी पेप्टाइड जो कि एक एंजाइम होता है वो भी हमारा बढ़ा, ये मंडूकासन करने, सिर्फ मंडूकासन के साथ हमने कपालभाति भस्त्रिका दिया। उसके साथ हम यज्ञ भी कर रहे हैं मधु इष्टि से, उसके साथ साथ हम भजन भी कर रहे हैं। तो दैट इज द होलिस्टिक योगा थेरेपी, जिसमें भजन, गुरु की वाणी में भजन चल रहा है, अपना यज्ञ चल रहा है, जो उस व्यक्ति के अनुसार जो निर्धारित किया गया यज्ञ सामग्री है उसके द्वारा, मेडिसिन जो है उसकी यज्ञ मेडिसिन। तो ऐसे यज्ञ में हमारे पास लगभग 20 प्रकार की तो हमारी है और भी बन रही है, स्पेसिफिक दवाइयां बन गई हैं। किडनी वाले रोगी को हम सर्वकल्प और वृकदोषहर से यज्ञ कराते हैं, और स्किन वाले को हम कायाकल्प और चर्मेष्ठी इससे यज्ञ कराते हैं। इस तरह से जो हृदय रोगी है, हार्ट के प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, इसको हम हृदयष्टि, अपनी हृदयष्टि यज्ञ सामग्री से यज्ञ कराते हैं, या फिर साथ में हम अर्जुन दालचीनी भी उसमें ऐड करते हैं। इस प्रकार से हम रोगी के अनुसार, माइंड की प्रॉब्लम है, मेंटल और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ब्रेन और माइंड की प्रॉब्लम, इसमें हम नर्व्स की प्रॉब्लम, इसमें हम मेधेष्टि, इम्यूनोग्रिड क्वाथ, इससे यज्ञ कराते हैं, मेधेष्टि। कैंसर की प्रॉब्लम है, कर्कटेष्टि सामग्री से यज्ञ कराते हैं। समझ रहे हैं? तो जितनी हमारी बीमारी है उसके अनुसार हमारी यज्ञ सामग्री, ये आप लोगों को और ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली में कई सारे पेशेंट से ही फीडबैक मिलता है। उदाहरण देखिए, हमने जो पेशेंट कैंसर की एक महिला ने बताया, मैं रोज सुबह और शाम अपने 11-11 गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय से कर्कटेष्टि से यज्ञ करी, उनके गांठ थी बड़ी सी, और साथ में आहार विचार व्यवहार पूरी डाइट और थेरेपी भी फॉलो करी, और उससे उनकी गांठ बिल्कुल, अल्ट्रासाउंड में चेक करी, बिल्कुल गायब हो गई, बिल्कुल गायब 3 महीने में। तो कोई सी भी बीमारी अगर हम प्रॉपर, अगर हम इंटीग्रेटेड सब चीज करके एक साथ करें तो 3 महीने, 90 से 100 दिन से ज्यादा नहीं लगते, उस बीमारी को हम पूरी तरह से रिवर्स और रिकवर कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था मैं आपको हार्ट का, तो अब हार्ट में अर्जुन दालचीनी का पानी, अर्जुन दालचीनी का क्वाथ, लौकी कल्प, लहसुन कल्प, साथ में थेरेपी में अब नेचुरोपैथी और आयुर्वेद पंचकर्म में क्या कराते हैं, जैसे हम हृदय बस्ती, अपना सांचा बनता है या उड़द की दाल का हम आटे का बनाते हैं, इधर हार्ट पे इधर लगाते हैं, और इसमें सेंधवादी और सहचरादी तेल से, गुनगुना जो तेल है वो डालते हैं, और इसको हम चेंज करते रहते हैं। तो लगभग आधे से पौने घंटे की ये प्रक्रिया होता है हृदय बस्ती। तो ये अपनी हार्ट की मसल को स्ट्रेंथन करता है, ऑयल एब्जॉर्ब होता है अपने स्किन से, धीरे 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 टोनिंग इफेक्ट देता है अपनी। अब हार्ट की प्रॉब्लम है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, ऑब्वियसली आपकी इरेगुलरिटी है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, कुछ ना कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है। इसी, हार्ट तो सॉफ्ट टिश्यू है, मसल है, तो उसको हमें स्ट्रेंथिंग करना है। उसके साथ साथ प्राणायाम, स्पेसिफिक प्राणायाम,
जो भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है उसमें हम 4 से 8 घंटे अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम एडवाइस करते हैं। और उसके साथ साथ अनुलोम विलोम के जो अपने वेरिएशन है, अगर मान लीजिए किसी को कफ रोग है, लंग डिसऑर्डर है, सीओपीडी है, अस्थमा है, तो हम उसको बोलेंगे आप अनुलोम विलोम करें भ्राता जी, उसके साथ साथ अपना सूर्य नाड़ी या सूर्य भेदी प्राणायाम उसको भी ज्यादा करें। सूर्य भेदी करेंगे तो बॉडी में हीट डेवलप होएगी, कफ जो अपनी प्रकृति है वो कम होएगा और लंग्स मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, है ना, ब्लड वेसल्स क्लियर होएगी, हार्ट लंग्स के जो अपने पैसेज हैं ब्रोंक्यूल्स एल्वुलाइज इसमें से भी म्यूकस कम होगा। और ये प्रैक्टिकली सब हमने करके एक्सरे में और सीटी स्कैन में बिल्कुल देखा है, तभी हम इस चीज को कर रहे हैं। इसी प्रकार से अब इसको क्या क्या दे रहे हैं, दिव्य स्वास्थ्य मुलेठी पे लंग बस्ती दे रहे हैं, आगे से पीछे से लंग की बस्ती। ओजीजीटी नेचुरोपैथी में हम हल्दी अदरक लहसुन प्याज और दिव्य धारा, इसको आपने हल्दी अदरक लहसुन प्याज को ग्राइंड किया, उसमें हमने दिव्य धारा के ड्रॉप्स डाले। अब इसको ऑनियन जिंजर गार्लिक एंड टर्मरिक फॉर द लंग्स आई एम टेलिंग यू, एंड एनी कोल्ड एंड कफ प्रॉब्लम्स इवन इन द मेल्स इन द फीमेल्स that we are giving here, it is very effective। तो हमने क्या किया इसका, पहले तो आपने गरम सेक किया, अपने गीला गुनगुने पानी में गीला कपड़ा रखा सफेद, उसके ऊपर अपनी ये लेप लगाया, क्योंकि ये जलेगा तो डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाते, तो ये आपने लेप लगाया। इसके बाद आपने गरम सेक किया आगे और पीछे से, फिर आपने इसका अच्छे से लेप लगा के लपेट बांध दी चेस्ट पे, अच्छी थिक लेयर लगा के आगे और पीछे, लंग्स आगे ही नहीं होते पीछे भी होते हैं, तो पीछे का एरिया भी हम कवर करके हमने हल्दी अदरक लहसुन प्याज और इसमें दिव्य धारा के ड्रॉप्स डाल के ये लेप लगाया, और लगभग 1 से 1.5 घंटा इसको हमने रखा। और जो स्वास्थ्य साधक है उससे हमने कहा आप इस दौरान सूर्य नाड़ी सूर्य भेदी और या फिर अनुलोम विलोम, या खाली पेट है तो हल्की गति से आप कपालभाति और भस्त्रिका धीमी गति से ये करें। और इसमें 100% किसी भी लंग पेशेंट पे हमने देखा है देयर इज इम्प्रूवमेंट, SpO2 बढ़ेगा, श्वास जो भरती है ना लंग पेशेंट में कैसे दिखता है, 4 कदम चलेंगे लंग और हार्ट वीक है तो आपकी श्वास भर जाएगी, इसको बोलते हैं एक्सर्शनल डिस्निया। सीढ़ियां चढ़ेंगे उसमें आपको श्वास भर जाएगी, एक्सर्शनल डिस्निया। मतलब कहीं ना कहीं आप देखें आपका लंग या फिर आपका हार्ट या फिर आपका लिवर ये कमजोर है, अगर सांस आपको भर रही है थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ने में, तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं हम अपनी इंटीग्रेटेड जो वेलनेस पतंजलि वेलनेस की थेरेपीज हैं, इससे उसको हम 100% तीनों ऑर्गन को इम्प्रूव कर रहे हैं। क्लियर आपको? तो इस चीज को बस बेसिक आप समझ जाएं, फिर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाती है कि मेरे शरीर में या किसी भी में कैसे ये सिस्टम वर्क कर रहा है। तो ओजीजीटी मैंने बताया, लंग बस्ती बताया, इसी प्रकार से हम लंग के डिसऑर्डर्स में क्या करते हैं, कफ रोगियों में खजूर कल्प, मैं आहार चिकित्सा भी बता रहा हूँ, जल चिकित्सा भी बता रहा हूँ, साथ में थेरेपी इंटीग्रेटेड वेलनेस थेरेपी। खजूर कल्प, खजूर जो है वात में और कफ रोगियों में बहुत फायदेमंद होता है। डेट्स, ब्लैक अरेबिक डेट्स पतंजलि के आते हैं, कलमी डेट्स जिसको बोलते हैं काले खजूर पतंजलि के आते हैं अपने, और लगभग हम उस रोगी को जो नॉन डायबिटिक है 10 से 20 खजूर पे रख रहे हैं सिर्फ दिन भर, और दिव्य स्वास्थ्य मुलेठी पे दे रहे हैं, देना है तो 1-2 बार सूप दे रहे हैं लंच और डिनर में, चुकंदर गाजर का सूप या फिर किसी भी आप मूंग की दाल का सूप, जस्ट फॉर गिविंग सम अदर न्यूट्रिशन विटामिन एंड मिनरल्स। तो सिर्फ खजूर कल से ही लंग्स में, और सारी चीजें एक साथ जब फॉलो कर रहे हैं, योग यज्ञ प्राणायाम, इसके साथ अपनी आयुर्वेद की और नेचुरोपैथी की थेरेपी, और साथ में आहार चिकित्सा जल चिकित्सा जो अपना दिव्य स्वास्थ्य मुलेठी का पानी है, साथ में अपनी आयुर्वेदिक औषधि लंग्स के लिए क्या क्या दे रहे हैं हम, स्वास्थ्य गोल्ड, इम्यूनोग्रेड गोल्ड, खांसी के लिए ब्रोंकोम, जो भी लंग्स की प्रॉब्लम है, खांसी है बहुत ज्यादा है, सूखी खांसियां बलगम के साथ, ब्रोंकोम इज एन अमेजिंग मेडिसिन। तो और भी साथ साथ करक्यूमिन गोल्ड या स्वास्थ्य क्वाथ जो भी चल रहा है, स्वास्थ्य प्रवाही सिरप, तो ये सब एक कॉम्बिनेशन में जब एक व्यक्ति ले रहा है एक बीमार, और मन में सबसे ज्यादा जो इन चीजों में जो जरूरत पड़ती है, मन में डिटर्मिनेशन, हमारे यहाँ वही स्वास्थ्य साधक को लाभ मिल रहा है जिसके माइंड में एक थॉट आ गया कि मुझे ठीक होना है, प्राकृतिक रूप से नेचुरल वे में ठीक होना है।
आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन आर्टिफिशियल केमिकल बेस्ड मेडिसिन। तो वो व्यक्ति इस सिस्टम को समझ के यहाँ पे प्रैक्टिकली करके जब 100% डेडिकेशन के साथ टाइम दे के अपने एक टाइम टेबल के साथ, हम सब रोगियों से जब यहाँ से डिस्चार्ज होते हैं ना, उनको एक टाइम टेबल बनाते हैं। टाइम टेबल कि ये आपको सुबह उठने का है 4:30 बजे 5 बजे, और आप थोड़ा सा अपना उठने के बाद उषा पानम करके अपना मल से निवृत्त होके 5 बजे आप आस्था चैनल चलाएंगे, परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन करके अपना 5 से 7:30 के समय जितना पॉसिबल हो, 1 घंटा हो 1.5 घंटा हो, अपना योग और साथ साथ अपना यज्ञ भी करेंगे। फिर उसके बाद उसकी मिट्टी पट्टी जिसको आवश्यक है, या फिर धूप में स्नान सनबाथ, वो हम बताते हैं। फिर उसके अनुसार काढ़ा, जो भी व्यक्ति के अनुसार प्रकृति के अनुसार है। अब कॉमन काढ़ा क्या देते हैं हम, सर्वकल्प और कायाकल्प। जो अपना सर्वकल्प और कायाकल्प को आते हैं, बॉडी डिटॉक्स के लिए दुनिया की सबसे नंबर 1 औषधि है ना। कैसे है, जिसको कब्जी होती है, कायाकल्प क्वाथ सर्वकल्प क्वाथ का कॉम्बिनेशन आंतों को पूरी तरह से क्लीन करता है, कब्जी होती है। लिवर को सर्वकल्प, जो अपना जो जड़ी बूटियां हैं सर्वकल्प में, लिवर को 100% स्ट्रॉन्ग करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, नॉर्मलाइज करता है। या किसी का बीएमआर बहुत ज्यादा है उसको भी कम करता है। कैसे, कोई बहुत पतला है जिसका कुछ भी खाए वो एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और उसका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है तो उसको भी नॉर्मलाइज करता है। आंतों के मूवमेंट्स को अच्छा करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। कैसे, नॉर्मली अगर हम पसीना नहीं आएंगे, कोई आप देखें ठंड का मौसम है, दिन भर आप हीटर चला के, नॉर्थ में तो लोग बहुत सारे बस रूम में हीटर चला के रूम में ही रहते हैं और टीवी चला के रखते हैं और अपना मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करते हैं। अब आपने दिन भर में आपने पसीना ही नहीं आया, कुछ एक्टिविटी नहीं करी, प्राणायाम भी नहीं किया बैठे बैठे, अगर बॉडी में पर्सपिरेशन ही नहीं हुआ तो क्या हो रहा है, टॉक्सिन जो है शरीर में ही जमा हो रहे हैं। जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है, एक्स्ट्रा सीबम है, ऑयल है चमड़ी से जो निकल रहा है, वो शरीर में ही एक्यूमुलेट हो रहा है। तो शरीर में एक्यूमुलेट होएगा तो क्या करेगा, वो बीमारियों का घर बनेगा। तो इसी तरह से सिंपल हम सर्वकल्प कायाकल्प क्वाथ ले रहे हैं, उससे हमारी आंतों के साथ साथ ये गंदगी भी निकलने की प्रक्रिया बढ़ रही है। स्किन से हमारे स्वेटिंग भी अच्छी हो रही है, लंग्स से हमारे पर्सपिरेशन भी अच्छा हो रहा है, हमारी यूरिन से प्रॉपर यूरिनेशन हो रहा है, गंदगी को निकाल के यूरिन, यूरिया, यूरिक एसिड, जो भी एक्स्ट्रा गंदगी है शरीर में, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं बॉडी में, है ना, हमारी आंतें भी पूरी तरह से शुद्ध हो रही हैं। तो ये चारों प्रोसेस सर्वकल्प कायाकल्प क्वाथ भी हमारा बहुत अच्छा फुलफिल कर रहा है। तो हम यूजुअली ये, और फिर व्यक्ति के अनुसार जो जो क्वाथ आवश्यक है उसके अनुसार देते हैं। और किसी को पित्त प्रकृति है, किसी को क्वाथ सूट ही नहीं होता, तो फिर उसको हम आंवला या फिर वीट ग्रास, एलोवेरा, वीट ग्रास का जूस, एलोवेरा का जूस, अल्कलाइन, बॉडी को अल्कलाइज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है प्राकृतिक तौर से, क्या है, एलोवेरा जूस। एलोवेरा तो पत्ता आपने निकाला, जेल उसमें से चम्मच से कटोरी में निकाला, इसको आपने ग्राइंडर में डाला, थोड़ा सा जल डाला और आपने इसको ग्राइंड किया और इसको छाना, तो ये एलोवेरा का जूस निकल गया। दैट्स वाई इजिप्ट में एलोवेरा तो देवता के रूप में पूजा जाता है। एलोवेरा आपने देखा होगा, इजिप्शियन को जो भी कल्चर, वहीं से एलोवेरा का पौधा आया और जंगली पौधा है, हर जगह खूब उग जाता है। तो पर बहुत इफेक्टिव है चमड़ी के लिए, और अंदर बॉडी की हीट के लिए, और बॉडी में ड्राइनेस के लिए, स्किन की एलर्जी इन्फ्लेमेशन के लिए, और आंखों के नीचे काले धब्बे हो रहे हैं, झाइयाँ हो रही है, इन सब के लिए सबसे अच्छा नेचुरल चीज क्या है, एलोवेरा। एलोवेरा है ना। पित्त के लिए जैसे मैंने अभी बताया, पित्त अगर प्रबल है, बहुत ज्यादा एसिडिटी गैस्ट्रिक है, तो नेचुरल एलोवेरा जूस अपना बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम डाइट प्लान करते हैं, जो डिजाइन करते हैं वो व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उसको क्या सूट होता है, और वो भी समय समय के अनुसार चेंज होती है, तो उसके अनुसार स्पेसिफिक एक डाइट हमें डिजाइन करनी होती है। और आप समझें कि उसके अनुसार डाइट मौजूद है, और आप लोग पतंजलि वेलनेस की किताब पढ़ेंगे, अपनी वेबसाइट पे देखेंगे, तो आपको इससे बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हमें लेना चाहिए। ये हो गया हमारे सुबह का, फिर उसके अनुसार पूरे दिन का हम इसको डिजाइन करते हैं। तो इसी प्रकार से अब और बीमारियों के ऊपर आपके बीच में कोई प्रश्न आ रहे हैं ना किसी स्पेसिफिक बीमारी, तो वो भी आप पूछ लीजिएगा, मैं एक जनरलाइज करके बता रहा हूँ।